The topic learning will be covered in two parts. This is part 1, in which we will discuss the concept and features of learning. We will also talk about reinforcement and the major processes of learning. Apart from these, we will discuss few methods of learning, in which we will mainly include conditioning. Rest of the methods of learning will be covered in the second part of this topic. As one grows older, one observes many events or objects and learns their distinct features. ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फर्नीचर, टॉयज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें. One also learns to drive a scooter or a car, or to communicate with others effectively and to interact with others. It is also due to learning that the person becomes hardworking or indolent. हम क्यों मेहनत करें, हमें क्या हासिल होगा उससे, ये भी हम सीख कर भी समझते हैं. कई बारी सोशली नॉलेजेबल बनते हैं, स्किल्ड बनते हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनते हैं. ये सब लर्निंग से होता है. Each individual manages her or his life and solves all kinds of problems because of the capacity to learn and adapt. So what is the nature of learning? Learning is a key process in human behavior. बहुत ज़्यादा important process है. ये एक प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया. It refers to a spectrum of changes. बहुत तरीके के changes होते हैं that takes place as a result of one's experience. अनुभवों की वजह से जो changes आ रहे हैं उनको लर्निंग कहा जाता है. तो अगर हम इसे डिफाइन करें, वी कैन से दैट इट इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस की वजह से आने वाला जो बिहेवियर में चेंज है, और ये चेंज कैसा, लगभग करीब करीब परमानेंट चेंज, उसको हम लर्निंग कहेंगे. One must remember that some behavioral changes occur due to use of drugs or fatigue. थकान से या ड्रग्स की वजह से या अल्कोहल की वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं. ये टेम्परेरी चेंजेस हैं, इसलिए इनको लर्निंग नहीं कहा जाता. जो चेंजेस प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से आते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, इसलिए उन्हें हम लर्निंग कहते हैं. तो अगर हम लर्निंग के फीचर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो ये एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करता है. जो फर्स्ट फीचर है लर्निंग का, इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. वी एक्सपीरियंस एन इवेंट अकरिंग इन अ सर्टेन सीक्वेंस ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स. अलग अलग समय पर हम बार बार वही एक्सपीरियंस देखते हैं उसी सीक्वेंस में. If an event happens, then it may be followed by a certain other event. अगर कोई एक चीज़ हुई है तो उसके बाद वो दूसरी चीज़ होगी ही होगी, ये देखा जाता है. For example, one learns that if the bell rings in the hostel after sunset, then dinner is ready to be served. Repeated experience of satisfaction after doing something in a specified manner leads to the formation of habit. बार बार कोई एक एक्सपीरियंस हो रहा है और वो एक खास तरीके से बन रहा है, तो इससे हैबिट फॉर्मेशन होता है. समटाइम्स अ सिंगल एक्सपीरियंस कैन लीड टू लर्निंग. कभी कभी सिर्फ एक एक्सपीरियंस भी लर्निंग कराता है. जैसे बच्चा अगर कोई माचिस की तीली जलाता है और उसका हाथ उससे जल जाता है, तो वो एक ही एक्सपीरियंस काफ़ी है उसे सिखाने के लिए कि अगली बार ये माचिस की तीली नहीं छूनी है या नहीं जलानी है. Such an experience makes the child learn to be careful in handling the matchbox in future. एक और फीचर है लर्निंग का जिसे हम कहते हैं कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट. जो बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो करीब करीब परमानेंट होते हैं, तभी हम उसे लर्निंग मानते हैं. They must be distinguished from the behavioral changes that are neither permanent nor learned. जो परमानेंट भी नहीं है, सीखे हुए भी नहीं हैं, उनसे ये फ़र्क है. तो वो किस तरह के हैं, जो कि थकान की वजह से होते हैं या हैबिट फॉर्मेशन की वजह से होते हैं या ड्रग्स की वजह से होते हैं. वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में अगर कोई मैरिज फंक्शन चल रहा है तो वहाँ लेट नाइट तक देर तक काफ़ी आपको नॉइजेस सुनाई देती रहेंगी. शुरू में ये नॉइजेस आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं और आप बहुत डिस्टर्ब्ड फील करेंगे. धीरे धीरे आप कुछ रिफ्लेक्सेस फॉर्म कर लेते हैं उसको अवॉइड करने का.
एक टाइम आता है जब ये धीरे धीरे वीक होते 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 अनडिटेक्टेबल हो जाती हैं, आपको वो उससे फर्क नहीं पड़ता है जो आवाज़ें आ रही होती हैं. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज. दिस चेंज इज ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुलाई. इट इज कॉल्ड हैबिचुएशन. इट इज नॉट ड्यू टू लर्निंग. ये हैबिट फॉर्म हो रही है. You must have noticed that people who are on sedatives or drugs or alcohol, their behavior changes as it affects physiological functions. तो जैसे जैसे शरीर में जो changes को affect करता है ये उस पर depend करता है. Such changes are temporary in nature and disappear as the effect wears out. तो जैसे ही नशा उतरता है, sedatives का असर कम होता है, वो जो change है वो हट जाता है, वो जो बदलाव आया था बिहेवियर में वो चला जाता है. तो ये लर्निंग नहीं है. एक और फीचर है लर्निंग का जिसमें हम कह सकते हैं कि लर्निंग इन्वॉल्व करता है सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट्स. ये एक के बाद एक होने वाली चीज़ें, इसको हम समझ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू. सपोज साइकोलॉजिस्ट देखना चाहते हैं कि एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स को कोई किस तरह से सीखता है या याद कर पाता है. तो वो एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे. उसमें पहले क्या करेंगे, दे डू अ प्री टेस्ट टू नो हाउ मच द पर्सन नोज बिफोर लर्निंग. पहले वो देखेंगे कि इसको ऑलरेडी कितना आता है. देन दे विल प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर अ फिक्स्ड टाइम. तो एक निश्चित समय के लिए वो एक लिस्ट देंगे जो कि याद करनी है. ड्यूरिंग दिस टाइम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज प्रोसेस टूवर्ड्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज. न्यू नॉलेज बढ़ेगी जैसे जैसे वो याद करेगा. After processing is complete, new knowledge is acquired. तो जब ये लर्निंग हो रही है तो उसके अंदर जो चेंज दिखेगा वो क्या होगा कि न्यू नॉलेज उसको आ गई है. दिस इज कॉल्ड लर्निंग. Then after some time elapses, the processed information is recalled by the person. जो भी वो प्रोसेस करी थी पूरी इंफॉर्मेशन वो रिकॉल की जाती है. And then by comparing the number of words which a person now knows as compared to what he or she knew in the pre-test, one infers that learning did take place. तो जो pre-test में जितना याद था और जो अब जो याद है पूरे प्रोसेस के बाद, जब उन दोनों को कंपेयर किया जाता है तो देखा जाता है कि कितने वर्ड्स सीख लिए हैं लिस्ट में से या कितनी नॉलेज बढ़ गई है. तो इससे पता लगता है कि लर्निंग हुई या नहीं हुई. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज अ पर्सन्स ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और रिस्पॉन्स और एक्शन. जो हमें दिख रहा है उसका बिहेवियर जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो परफॉर्मेंस है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इन्फरेंस. सपोज यू आर आस्क्ड बाय योर टीचर टू मेमोराइज अ पोएम. You read that poem a number of times. Then you say that you have learned the poem. You are asked to recite the poem and you are able to recite it. The recitation of the poem by you is your performance. On the basis of your performance, the teacher infers that you have learned the poem. तो performance तो आपके behavior में दिख रहा है, लेकिन उस performance के base पे teacher बता पाते हैं कि आपने वो poem learn कर ली है. वो infer करते हैं इस तरह. Let us now understand the paradigms of learning. That means the methods, the ways of learning. So learning takes place in many ways. There are some methods that are used in acquisition of simple responses, while other methods are used in the acquisition of complex responses. कुछ तो बहुत simple responses को सीखने के लिए कुछ methods apply होते हैं और कुछ बहुत जटिल जो responses हैं उनको सीखने के लिए apply होते हैं. The simplest kind of learning is called conditioning. Two types of conditioning have been identified. The first one is called classical conditioning and the second is called instrumental or operant conditioning. Then there are some other methods also like observational learning, cognitive learning, verbal learning, concept learning and skill learning. तो एक conditioning है classical conditioning. This type of learning was first investigated by Ivan P. Pavlov. He was primarily interested in the physiology of digestion. During his studies, he noticed that the dogs on whom he was doing his experiments started secreting saliva as soon as they saw
the empty plate in which food was served. तो ये उनके लिए बड़ी अजीब बात होने लगी कि डाइजेशन पे तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन एम्प्टी प्लेट को देख के, खाली प्लेट को देखकर भी डॉग के मुंह में से लार आने लगी. Pavlov designed an experiment to understand this process in detail. अब उन्होंने इस चीज पर रिसर्च शुरू करी. उन्होंने फिर से डॉग्स पर ही रिसर्च करी. तो फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया, अ डॉग वाज प्लेस्ड इन द बॉक्स एंड हार्नेस्ड. उसको बहुत प्रॉपरली बांधा गया और एक बॉक्स में उसे रखा गया. द डॉग वाज लेफ्ट इन द बॉक्स फॉर सम टाइम. दिस वाज रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज. In the meantime, a simple surgery was conducted and one end of a tube was inserted in the dog's jaw. मुंह के अंदर jaw के पास उसको लगाया गया, insert किया गया, and the other end of the tube was put in a measuring glass, जिसमें measurement लिया जा सके. इस तरह के ग्लास में दूसरा ट्यूब का end छोड़ दिया गया. In the second phase of the experiment, the dog was kept hungry and placed in harness with one end of the tube ending in the jaw and the other end in the glass jar. तो इस वक्त उसको भूखा रखा गया और इसके बाद क्या किया गया कि बेल बजाई गई और इमीडिएटली उसके बाद उसको खाना दिया गया, which was meat powder. उसको इसके बेल के तुरंत बाद उसको सर्व किया गया. The dog was allowed to eat it. For the next few days, every time the meat powder was presented, it was preceded by the sound of a bell. After a number of such trials, a test trial was introduced in which everything was the same as the previous trials except that no food followed sounding of the bell. तो काफ़ी बार ये ट्रायल्स करने के बाद एक टाइम आया जिसमें कि सब कुछ वैसे ही रखा गया, बेल बजाई गई लेकिन फूड नहीं दिया गया. The dog still salivated to the sound of the bell, expecting presentation of the meat powder as the bell had come to be connected with it. बार बार बेल और मीट पाउडर कनेक्टेड होने से एक टाइम आया जब डॉग ने बेल की साउंड पर ही सैलिवेट करा, क्योंकि उसको अंदाजा था कि बेल की आवाज के बाद मीट पाउडर मिलेगा. ये जो एसोसिएशन था बिटवीन द बेल एंड फूड resulted in acquisition of a new response by the dog. ये एक नया रिस्पॉन्स था. क्या रिस्पॉन्स था? बेल की आवाज पर सैलिवेट करना. This has been termed conditioning. तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आई जैसे unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus and conditioned response. तो unconditioned stimulus क्या है? जब नॉर्मली फूड जो दे रहे हैं वो एक unconditioned stimulus है और उसकी वजह से जो सलाइवा आ रहा है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है. लेकिन कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ? सैलिवेशन स्टार्टेड टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द साउंड ऑफ द बेल. द बेल बिकम्स अ कंडीशनड स्टिमुलस एंड सलाइवा सिक्रेशन बिकॉज ऑफ द बेल बिकेम द कंडीशनड रिस्पॉन्स. दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग सिचुएशन है वो है SS लर्निंग, दैट इज स्टिमुलस स्टिमुलस लर्निंग, इन विच वन स्टिमुलस इज द साउंड ऑफ द बेल विच बिकम्स अ सिग्नल फॉर अनदर स्टिमुलस दैट इज फूड. एज यू कैन सी हियर इन दिस टेबल, ये रिलेशनशिप है. किस तरीके का? जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, बिफोर कंडीशनिंग फूड प्रोड्यूस्ड सलाइवा. फूड था अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसलिए सलाइवा था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. उस वक्त अगर बेल बजाई भी है तो वो उसने सिर्फ अलर्टनेस प्रोड्यूस किया, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस जब कंडीशनिंग हो रही थी तो साउंड ऑफ द बेल वाज कनेक्टेड विद फूड. कंडीशनड स्टिमुलस को कनेक्ट किया गया अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, CS को कनेक्ट किया गया US के साथ और फिर रिस्पॉन्स आया सलाइवा सिक्रेशन. सलाइवा सिक्रेशन इज अगेन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्योंकि वो फूड की वजह से आया है. लेटर ऑन आफ्टर कंडीशनिंग टुक प्लेस द साउंड ऑफ बेल वॉज प्रोड्यूस्ड, दैट वॉज कंडीशनड स्टिमुलस एंड सलाइवा वॉज प्रोड्यूस्ड, दैट वॉज कंडीशनड रिस्पॉन्स. क्योंकि यहाँ फूड नहीं है, ये जो सलाइवा आया है ये सिर्फ बेल की आवाज पे आया है. We have number of examples in our everyday life of classical conditioning. Suppose a small child catches an inflated balloon which bursts in his or her arms, making a loud noise.
The child becomes afraid. Now the next time he or she is made to hold a balloon, it becomes a signal or cue for noise and elicits fear response. This happens because of contiguous presentation of balloon as a conditioned stimulus and loud noise as an unconditioned stimulus. तो loud noise जब बार बार बलून के साथ कनेक्ट होती रही तो उस बलून को देखकर ही लाउड नॉइज का आभास हो गया बच्चे को, और वो फियर वाला रिस्पॉन्स जो पहले अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था वो बाद में कंडीशनड रिस्पॉन्स भी बन गया। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ डिटर्मिनेंट्स भी हैं, विच मीन्स हाउ क्विकली एंड स्ट्रांगली एक्विजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स अकर्स। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ मेजर फैक्टर्स जो हैं उसमें एक है टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलाई। समय का जो फर्क है, वो क्या संबंध है समय का, उस पर डिपेंड करता है। एक है टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई, किस प्रकार का स्टिमुलाई है, और एक है इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलाई। तो जो कंडीशनड स्टिमुलाई है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। The classical conditioning procedures are basically of 4 types based on the time relations between the onset of conditioned stimulus and unconditioned stimulus. कब शुरू होता है conditioned stimulus और unconditioned stimulus, इस पर based होता है। ये 4 तरह के processes हैं। The first 3 are called forward conditioning procedures and the 4th one is called backward conditioning procedure. When the CS and US are presented together, it is simultaneous conditioning. जब साथ साथ दोनों CS and US जैसे food और bell अगर साथ साथ दिया है तो that is simultaneous conditioning. In delayed conditioning, the onset of CS precedes the onset of US. The CS ends before the end of the US. तो इसमें जो CS है, जैसे sound of the bell, वो पहले प्रोड्यूस होगी, फिर फूड दिया जाएगा, फिर बेल बंद होगी और फिर फूड देना बंद होगा। इस तरह से चलता है। दिस इज कॉल्ड डिलेड कंडीशनिंग। इन ट्रेस कंडीशनिंग द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द CS प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ US विद सम टाइम गैप बिटवीन द टू। तो जो ट्रेस कंडीशनिंग है उसमें CS शुरू भी पहले करेंगे और फिर उसे बंद कर देते हैं और फिर US आता है। मतलब पहले बेल बजेगी, बेल ऑफ हो जाएगी, फिर थोड़ा टाइम गैप आएगा, फिर फूड दिया जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। और जो 4th प्रोसीजर है दैट इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। इन दिस द US प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ CS। इसमें फूड पहले दिया जाएगा और फिर बेल बजाई जाएगी। ऐसा देखा गया है कि चारों प्रोसीजर्स में से जो डिलेड कंडीशनिंग प्रोसीजर है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एक्वायरिंग अ CR। जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसे हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मिला है वो डिलेड कंडीशनिंग मिला है। Simultaneous and trace conditioning procedures do lead to acquisition of a CR, but they require greater number of acquisition trials in comparison to the delayed conditioning procedure. जो बाकी दो हैं जो forward हैं उसमें से भी असर पड़ता है, लेकिन delayed से थोड़ा ज़्यादा trials लगते हैं उसको हासिल करने में। It may be noted that the acquisition of response under backward conditioning procedure is very rare. जो last वाला है बैकवर्ड कंडीशनिंग, इसमें बहुत कभी कभार ही कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को डिटर्मिन करने वाला एक और फैक्टर है विच इज द टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई। जो अनकंडीशनड स्टिमुलाई है उसका प्रकार वो किस तरह का होगा। तो बेसिकली 2 तरह के अनकंडीशनड स्टिमुलाई होते हैं, वन इज एपिटाइटिव एंड द अदर इज एवर्सिव। Appetitive unconditioned stimuli automatically elicits approach responses. Approach means जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, हम जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, ड्रिंकिंग, केयरसिंग, इस तरह की चीज़ें। ये हमें सेटिस्फैक्शन और प्लेजर भी देते हैं एंड दीज आर स्लोअर एंड रिक्वायर्स ग्रेटर नंबर ऑफ एक्विजिशन ट्रायल्स। ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड आर एवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलाई. These elicit avoidance and escape responses.
यहाँ से जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो हम किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ बिहेवियर करते हैं या वहाँ से बचने के लिए, भागने के लिए करते हैं, जैसे नॉइज से बचना हो, बिटर टेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, पेनफुल इंजेक्शंस, इस तरह की चीज़ों से हम दूर भागते हैं. दीज आर पेनफुल एंड हार्मफुल. These responses are established in one or two or maximum three trials depending on the intensity of the aversive use. कितना तेज है वो जो अनकंडीशनड स्टिमुलाई है, जो एवर्सिव है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उस चीज को हासिल कर लेते हैं, उस रिस्पॉन्स को. Intensity of conditioned stimuli also matters in determining the classical conditioning. This influences the course of both appetitive and aversive classical conditioning. More intense conditioned stimuli are more effective in accelerating the acquisition of conditioned response. जितना ज़्यादा intense होगी conditioned stimuli, उतना ही जल्दी वो acquisition होगा response का, मतलब उतनी ही जल्दी वो response हासिल होगा. It means that the more intense the conditioned stimulus, the fewer are the numbers of acquisition trials needed for conditioning. कम trials में वही response हासिल हो जाएगा. Let us now move ahead to understand another very important type of conditioning, which is called operant or instrumental conditioning. B.F. Skinner, who first investigated this, studied occurrence of voluntary responses when an organism operates on the environment, और इसको उन्होंने कहा operants. Operants are those behaviors or responses which are emitted by animals and human beings voluntarily. अपनी मर्जी से ये responses होते हैं और वो under control होते हैं, वो करना चाहें या ना करना चाहें ये उनके ऊपर है. The term operant is used because the organism operates on the environment. Conditioning of operant behavior is called operant conditioning. Skinner conducted his studies on rats and pigeons in specially made boxes called the Skinner box, as you can see in this picture. A hungry rat, one at a time, is placed in a chamber which was so built that the rat could move inside but could not come out. In the chamber, there was a lever which was connected to a food container kept on the top of the chamber. When the lever is pressed, a food pellet drops on the plate placed close to the lever. जहाँ पर लिवर था वहीं पर एक प्लेट रखी थी और जैसे ही वो लिवर को दबाता था तो खाने का एक टुकड़ा उसके अंदर गिर जाता था प्लेट में. While moving around and pawing the walls, जो एक एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है, खोजता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना एनवायरनमेंट में होता है, ऐसा करते करते क्या हुआ, जो हंग्री रैट था वो एक्सीडेंटली लिवर को प्रेस कर गया और यही प्रेस करते फूड पैलेट उसकी प्लेट में आके गिर गया और जो रैट था उसने उसको खा लिया. इन द नेक्स्ट ट्रायल आफ्टर अ वाइल द एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर अगेन स्टार्टेड. वो फिर से एक्सप्लोर करने लगा अपने आसपास. As the number of trials increases, the rat takes lesser and lesser time to press the liver for food. तो जितने ट्रायल्स बढ़ते गए वो कम टाइम एक्सप्लोरेशन के बाद ही लिवर को प्रेस कर देता था. Conditioning is complete when the rat presses the liver immediately after it is placed in the chamber. तो ये जो कंडीशनिंग कब हो गई पूरी, कब माना गया, जैसे ही उसको बॉक्स में रखा जाता और वो जाते ही लिवर को प्रेस कर देता था. It is obvious that liver pressing is an operant response and getting food is a consequence. तो जो ऑपरेंट उसका रिस्पॉन्स है वो है लिवर को प्रेस करना और जो उसका नतीजा है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो है खाना मिलना. In this situation, the response is instrumental in getting the food. That is why this type of learning is also called instrumental conditioning. For example, children learn to be polite and say please to get favors from their parents and others और throw temper tantrums to get things done. या तो वो शोर मचाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, ये भी ऐसे ही सीखते हैं क्योंकि उस रिस्पॉन्स पर उन्हें उस तरह का कॉन्सिक्वेंस मिला था. उन्होंने शोर मचाया और जो खिलौना वो चाहते थे उनको मिल गया. तो इस तरह के जो बिहेवियर्स ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप होते हैं. One learns to operate mechanical gadgets such as radio, camera, TV, etc. based on the principles of instrumental conditioning. As a matter of fact, human beings learn shortcuts to attain desired goals or ends
थ्रू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हम शॉर्टकट्स इसी तरह से लेते हैं। As we know, operant or instrumental conditioning is a form of learning in which behavior is learned, maintained or changed through its consequences. तो जो भी हमारे सामने consequences आते हैं हमारे behavior के, उसके बेस पे हम कोई चीज़ सीखते हैं, या तो वो learning बनती है, maintain रहती है, या फिर change होती है हमारे consequences की वजह से, और इन consequences को बोलते हैं reinforcers. A reinforcer is defined as any stimulus or event which increases the probability of the occurrence of a desired response. तो कोई भी ऐसा stimulus या event जो कि ये तय करता है कि हमारा जो desired response है वो आगे बढ़ेगा, उसको बोलते हैं reinforcer. ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फीचर्स ऑफ reinforcer, नेचर ऑफ रिस्पॉन्स, interval and length of time. A reinforcer has numerous features which affect the course and strength of a response. They include its types, number of frequency, quality and schedule. Another factor that influences this type of learning is the nature of the response or behavior that is to be conditioned. जो response या behavior जो condition होना है वो किस तरह का है, इस पर भी depend करता है. The interval or length of time that lapses between occurrence of response and reinforcement also influence operant conditioning. एक response और reinforcement के बीच में जो time gap है, interval है, उस पर भी depend करता है कि operant learning कैसी होगी. Reinforcement may be positive or negative. Positive reinforcement involves stimuli that have pleasant consequences. तो जो भी चीज़ की तरफ हम जाना चाहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो सब पॉजिटिव हैं. They strengthen and maintain the responses that have caused them to occur. जिस वजह से वो responses आए हैं, हम उन्हें maintain करते हैं, उन behaviors को. Positive reinforcers satisfy needs which include food, water, medals, praise, money, इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें. On the other hand, negative reinforcement involve unpleasant and painful stimuli. Responses that lead organisms to get rid of painful stimuli or avoid and escape from them provide negative reinforcement. जिन चीज़ों से हम भागना चाहते हैं, जिसे हम aversive भी कहते हैं, वो सब negative reinforcement हैं. Thus, it leads to learning of avoidance and escape responses. For example, one learns to put on woolen clothes, burn firewood to avoid the unpleasant cold weather. One learns to move away from dangerous stimuli because they provide negative reinforcement. Now, there is a difference between negative reinforcement and punishment. Negative reinforcement is not punishment. Use of punishment reduces or suppresses the response, while a negative reinforcer increases the probability of avoidance or escape response. For instance, drivers and co-drivers wear their seat belts to avoid getting injured in case of an accident or to avoid being fined by the traffic police. तो यहाँ पर वो avoid कर रहे हैं, किसी response को suppress नहीं किया जा रहा है. It should be understood that no punishment suppresses a response permanently. कोई भी punishment response को पूरी तरह से नहीं हटा पाता है. Mild and delayed punishment has no effect. The stronger the punishment, the more lasting is the suppression effect, but it is not permanent. Sometimes punishment has no effect, irrespective of its intensity. कितना भी intense punishment हो, कभी-कभी कुछ भी असर नहीं होता है. On the contrary, the punished person may develop dislike and hatred. जो punish करने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ या जो जिस चीज से punish किया जा रहा है उस चीज की तरफ एक dislike और hatred पैदा हो जाता है. Then there are number of reinforcement and some other features also which are very important to understand. Number of reinforcement means the number of trials on which an organism has been reinforced or rewarded. कितनी बार उसको reinforce किया गया है, ये number of reinforcements हैं.
अमाउंट ऑफ reinforcement मीन्स हाउ मच ऑफ reinforcing stimulus, कितना दिया गया है. जो भी reinforcing stimulus है, फूड है, वाटर है, या पेन कॉजिंग एजेंट है जिससे कि कोई एवर्सिव स्टिमुलस दिया जा रहा है, वो कितना दिया गया है एक ट्रायल में. क्वालिटी ऑफ reinforcement रेफर्स टू द काइंड ऑफ reinforcer. जैसे ब्रेड पीसेस से ज़्यादा अच्छा reinforcer लगता है केक के पीसेस. The course of operant conditioning is usually accelerated to an extent as the number, amount and quality of reinforcement increases. Reinforcement के schedules को समझना भी बहुत ज़रूरी है. A reinforcement schedule is the arrangement of the delivery of reinforcement during conditioning trials. जब कंडीशनिंग हो रही होती है, जब ट्रायल्स दिए जाते हैं, उस समय पर रीइंफोर्समेंट कैसे देना है, कब कब देना है, ये रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल होता है. ईच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ कंडीशनिंग इन इट्स ओन वे. अपने ही तरीके से ये शेड्यूल्स इन्फ्लुएंस करते हैं. The organism being subjected to operant conditioning may be given reinforcement in every acquisition trial, or in some trials it is given and in others it is omitted or not given. So thus we can say that the reinforcement may be either continuous or intermittent. Continuous reinforcement is when a desired response is reinforced every time it occurs. जितनी बार वो response आता है जो हम चाहते हैं और हम उसे तब reinforce करते हैं, that is called continuous reinforcement. On the other hand, there is intermittent reinforcement, which is also called partial. In this, responses are sometimes reinforced and sometimes not. Delayed reinforcement का भी अपना influence है learning में. The effectiveness of reinforcement is dramatically altered by delay in the occurrence of the reinforcement. It is found that delay in the delivery of reinforcement leads to poorer level of performance. अगर देर से reinforcement दिया जाता है तो जो performance है वो उतना अच्छा नहीं होता है. जैसा कि normally बच्चों को पूछा जाता है कि वो एक particular काम करने के लिए किस तरह का reinforcement चाहते हैं, तो जो प्रेफरेंस है वो इमीडिएट की तरफ होता है कि चाहे छोटा सा है लेकिन इमीडिएट मिल जाए, बजाय कि देर में मिले और बड़ा मिले. There are some important learning processes such as reinforcement, extinction or non-occurrence of learned response, generalization of learning to other stimuli under some specifiable conditions, discrimination between reinforcing and non-reinforcing stimuli, and one more, spontaneous recovery. Reinforcement is the operation of administering a reinforcer by the experimenter. Reinforcers are stimuli that increase the rate or probability of the responses. तो जो responses reinforce होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो reinforce नहीं होते वो कम हो जाते हैं. तो जो positive reinforcers हैं, जब वो एक response के बाद आते हैं तो वो वाला response बढ़ जाता है, और negative reinforcers जो इंक्रीज करते हैं रेट का रिस्पॉन्स को, वो उसके रिमूवल के बाद आता है. नेगेटिव रिइंफोर्सर जब घट जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो वाला रिस्पॉन्स जो उससे पहले आया था वो बढ़ जाता है. जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन की पेनल्टी से बचने के लिए सीट बेल्ट का यूज करना. पहले ही सीट बेल्ट यूज कर रही तो पेनल्टी टर्मिनेट हो गई, हट गई, तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है सीट बेल्ट पहनने का, ये बढ़ जाता है. Reinforcers may be primary or secondary. Primary reinforcers biologically important होते हैं क्योंकि वो जीने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे फूड. Secondary reinforcers कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं reinforcer की, क्योंकि कुछ उस तरह के एक्सपीरियंसेस एनवायरनमेंट में उस व्यक्ति ने या उस ऑर्गेनिज्म ने लिए होते हैं, जैसे मनी, प्रेज, ग्रेड्स. ये डायरेक्टली शायद कुछ सर्व नहीं करें, लेकिन इनके होने से हमें और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. मनी की वजह से हमें फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे. तो ये सब सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैं जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं रीइंफोर्सर की. एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग प्रोसेस है एक्सटिंक्शन. Extinction means disappearance of a learned response due to removal of reinforcement
from the situation in which the response used to occur. तो जैसे जैसे reinforcement हटा लेते हैं, वो जो response बना था, जो conditioned response था, वो भी हट जाता है. इसको बोलते हैं extinction. If the occurrence of conditioned stimulus and conditioned response is not followed by the unconditioned stimulus in classical conditioning, or liver pressing is no more followed by food palate in the Skinner box, the learned behavior will gradually be weakened and ultimately disappear. तो अगर conditioned stimulus और unconditioned stimulus साथ साथ में नहीं दिए जाते हैं, या फिर लिवर प्रेसिंग से खाना आना बंद हो जाता है, तो ऐसे केस में वो वाला रिस्पॉन्स फेड होने लगता है, वीक होने लगता है, एंड दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन. लर्निंग शोज रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन. लर्निंग ऐसा प्रोसेस है कि ये जो एक्सटिंक्शन है इसके अगेंस्ट चलता है. अगर लर्निंग हो गई है तो एक्सटिंक्शन कभी कभी नहीं भी होता है. इट मीन्स दैट इवन दो द लर्न रिस्पॉन्स इज नॉट रीइंफोर्स्ड, इट वुड कंटिन्यू टू अकर फॉर सम टाइम. कुछ समय तक ये रिस्पॉन्स आता रहेगा जो कंडीशन रिस्पॉन्स था, जबकि रीइंफोर्समेंट नहीं भी आ रहा है. However, with increasing number of trials without reinforcement, the response strength gradually diminishes and ultimately it stops occurring. धीरे धीरे फेडिंग हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, और बाद में ये आना बंद भी हो सकता है. How long a learned response shows resistance to extinction depends on a number of factors. इसके पीछे कई सारे factors हैं कि कब तक ये resistance रहेगा, कब तक वो response बना रहेगा, कब तक उसकी fading नहीं होगी. It has been found that with increasing number of reinforced trials, resistance to extinction increases and learned response reaches its highest level. तो जितने ज़्यादा ट्रायल्स होंगे उतना एक्सटिंक्शन मुश्किल होगा, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा समय तक बना रहेगा. At this level, performance gets stabilized. After that, the number of trials do not make a difference in the response strength. तो फिर कितने भी ट्रायल्स आप दे लीजिए, उसकी रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. There is one more reason for the resistance to extinction. जो फेडिंग है वो तब भी मुश्किल हो जाती है जब रीइंफोर्समेंट का नंबर ज़्यादा रहा हो. जब एक्विजिशन ट्रायल्स दिए जा रहे थे और रीइंफोर्समेंट बढ़ाया गया हो, तो एक टाइम आता है कि उसके बाद रीइंफोर्समेंट उतना काम नहीं करेगा, लेकिन एक्सटिंक्शन होना मुश्किल है उस रिस्पॉन्स का जो वो वहाँ पर बन गया है. Studies have also indicated that as the amount of reinforcement, for example, the number of food pallets increases during acquisition trials, resistance to extinction decreases. इसका मतलब है कि जो कंटिन्यूसली जब रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, मतलब एवरी ट्रायल में जब रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो वहाँ पर एक्सटिंक्शन भी जल्दी होता है रिस्पॉन्स का, जो लर्न रिस्पॉन्स था. जबकि इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अगर यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सटिंक्शन देर से होता है, मतलब रिस्पॉन्स ज़्यादा समय तक टिक जाता है, फेडिंग बहुत धीरे धीरे होती है. It is also interesting to know about the generalization and discrimination processes. The processes of generalization and discrimination occur in all kinds of learning. Suppose an organism is conditioned to elicit a CR on presentation of a CS. CR may be the conditioned response, may be the saliva secretion, and the CS may be the light or sound of bell. So after conditioning is established and another stimulus similar to the CS, that is the sound of the bell, is presented, such as the ringing of a telephone, the organism makes the conditioned response to it. Because these are similar, sound of the bell and ringing of the telephone, ये similar stimulus हैं, इसलिए उस पर भी वही response आ जाएगा. This phenomenon of responding similarly to similar stimuli is known as generalization. When a learned response occurs or is elicited by a new stimulus is called generalization. Another process which is complementary to generalization is called discrimination. Generalization is due to similarity, while discrimination is a response due to difference. For example, suppose a child is conditioned to be afraid of a person with a long mustache and wearing black clothes and other fearing features.
In another situation, this child meets another person dressed in black dress but with a beard. उसके मूंछ नहीं है लेकिन मूंछ और दाढ़ी दोनों है, तब भी बच्चा डरने का एक्सप्रेशन देगा। ये जो फियर है ये जनरलाइज्ड है क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं। When this child meets another stranger who is wearing grey clothes and is clean shaven, उसके दाढ़ी भी नहीं है, मूंछ भी नहीं है और उसके कपड़ों का रंग भी अलग है, तो बच्चा डर नहीं दिखाएगा। The child shows no fear. This is an example of discrimination. Occurrence of generalization means failure of discrimination. जब कोई discrimination नहीं कर पा रहा होता है तब generalization हो जाता है। जब हम किसी चीज़ में फ़र्क नहीं बता पा रहे होते हैं तो हम similarities देखकर उसको एक जैसा समझ लेते हैं। Discriminative response depends on the discrimination capacity or discrimination learning of the organism. Another important process is spontaneous recovery. Spontaneous recovery occurs after a learned response is extinguished. सीखा हुआ behavior जब हट जाता है उसके बाद कुछ समय के बाद वही response वापस आ जाना, उसको बोलते हैं spontaneous recovery. Suppose an organism has learned to make a response for getting reinforcement, then the response is extinguished and some time lapses. A question now may be asked whether the response is completely extinguished and will not occur if the CS is presented. तो क्या ये सोचा जा सकता है कि वो रिस्पॉन्स पूरी तरह से खत्म हो गया है और वो कहीं पर भी नहीं है, और अगर हम जो कंडीशन स्टिमुलस है वो प्रेजेंट करेंगे तब भी वो नहीं आएगा? फॉर एग्जाम्पल, बेल की साउंड पर क्या कभी भी सलाइवा सिक्रेशन होगा या नहीं होगा? दिस इज द क्वेश्चन. It has been demonstrated that after lapse of considerable time, the learned or CR, that is the salivation response, recovers and occurs to the CS. ये हो जाता है, ये वापस आ जाता है. The amount of spontaneous recovery depends on the duration of the time lapsed after the extinction session. जो कंडीशन रिस्पॉन्स जब फेड आउट हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुका था, उसके बाद कितना टाइम गया है उस पर डिपेंड करता है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी कितनी होगी. तो ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा टाइम गया होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी के, और ये अचानक होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर. So this is all in the first part for now. In the second part of this topic, we are going to cover several other methods of learning such as observational learning, cognitive learning, verbal learning, concept learning and skill learning. Namaste.